हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 8 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, 8 अक्टूबर, यानी कि आज को ही हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वायुसेना को। एयरफोर्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे, जो एयर मार्शल थे, वो अभी चेंज हुए थे। वो कौन बने हैं, BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं, विवेक राम चौधरी। ठीक है, BR चौधरी बने हैं। ये किसकी जगह पे बने थे, ये बने थे RKS भदौरिया, RKS भदौरिया जी की जगह पे ये बने थे एयर मार्शल। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। अब बात कर लेते हैं वायुसेना मनाते क्यों हैं एक्चुअली, और वायुसेना की कुछ पुरानी चीज़ें भी इस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1932। IAF के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स पहले जब गठन हुआ था ब्रिटिश रूल में, तब ये 1932 में इसका नाम क्या था, रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था तो उन्हीं की एयरफोर्स थी ये उस टाइम पे। बट 1950 में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद ये हमारी एयरफोर्स बन गई थी, इंडियन एयरफोर्स। और चीफ कौन है, चीफ हैं BR चौधरी। अब और भी चीज़ें देख लीजिए अपनी एयरफोर्स से क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद होगा 1939 से 45 के बीच में हुआ था। तब ये जो रॉयल एयरफोर्स थी यूनाइटेड किंगडम की, तब अपनी एयरफोर्स इस वर्ल्ड वॉर में शामिल थी, आप लोग याद रखिए। और बात करें ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किसने किया था, ये भी एयरफोर्स के द्वारा ही किया गया था। कब किया था ये, 1984 में किया गया था, जब सियाचिन में पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन भी पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन हुआ था, और इंडिया की तरफ से मेघदूत हुआ था। उस मेघदूत को किसने कैरी किया था, ये किया था इंडियन एयरफोर्स ने। सियाचिन में जो भी अपने सैनिक फंसे हुए थे उन सबको बाहर निकालने के लिए ये मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो आप लोग इतना याद रखिए। अब बात करें इसके मोटो की, तो इसका मोटो क्या है, मोटो है एयरफोर्स का, मोटो इम्पोर्टेंट है, टच द स्काई विद द ग्लोरी। क्या है, विद द ग्लोरी, टच द स्काई विद द ग्लोरी। और ये लिए कहाँ से किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बट ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि इसका मोटो कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता के 11वें चैप्टर से इसको लिया गया है। मोटो है इसका टच द स्काई विद द ग्लोरीज। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इतना याद रखिए इस क्वेश्चन से। और जब भी ये कोई भी सेनाएं हों, जो भी सेनाएं हैं हमारे देश की, सभी को मन करता है सैल्यूट करने को। और क्योंकि उनका ये काम है, उनका जो कर्तव्य है वो अपना करते हैं, कभी भी देश के लिए अपने हर्ष में तत्पर रहते हैं। तो जितनी भी सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बाकी जो अदर फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, NDRF, जितनी भी चीज, कोस्ट गार्ड, जितनी भी फोर्सेस हैं, सभी लोग अपना ईमानदार से कर्तव्य करते हैं देश के प्रति। इसलिए ये सारे लोग बहुत पसंद किए जाते हैं और ये रियल हीरो हैं देश के। तो आज एयरफोर्स डे है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शंस हैं डेविड जूलियस बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मिल्क में, और लास्ट ऑप्शन क्या है, रज्जाक गुन्ना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सॉरी, राइट आंसर पहले तो ये कैसे नहीं है, क्या है, किसे है, किसे है।
अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपने देख लिया होगा फोटो से, ऑप्शन नंबर डी, रज्जाक गुरनाहा। रज्जाक गुरनाहा को ये लिटरेचर में इनकी ये एक रचना है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। रचना का नाम पहले देख लीजिए, इनकी जो रचना है वो क्या है, ये है uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between culture and countries। ये इनकी रचना है लिटरेचर में, साहित्य में, जिसमें इनको नोबेल प्राइज मिला है 2021 का। और ये हैं कहाँ के हैं, ये हैं तंजानिया के। कहाँ के हैं, तंजानिया के एक नॉवलिस्ट हैं। तंजानिया, तंजानिया एक कंट्री है, वहाँ के ये नॉवलिस्ट हैं। तो आप लोग इनका नाम याद रखिए। अभी जितने भी नोबेल प्राइज़ आते जा रहे हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ। कल मैंने बताया था रसायन का, उससे पहले मैंने फिजिक्स का बताया था, उससे पहले मैंने चिकित्सा का बताया था। तो 4 नोबेल प्राइज़ हो गए। जैसे ही सारे नोबेल प्राइज़ कंप्लीट हो जाएं वैसे ही मैं एक नोबेल प्राइज़ पर वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी से सारे नोबेल प्राइज़ एक जगह पे मिल जाएँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। मैंने सभी वीडियो में बताया कि ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है, और 1969 से 6 फील्ड में दिया जाने लगा, उससे पहले 5 में दिया जाता था। स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1901, 1901 में। और मिला किसको था, मिला था अल्फ्रेड नोबल को। किसको मिला था, अल्फ्रेड नोबल को दिया गया था। ये एक बिजनेसमैन थे। तो आप लोग ये याद रखिए इस चीज़ से, जो भी नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। अभी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें आपको बताना है शीर्ष पे कौन सा देश रहा है और भारत की रैंकिंग क्या है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, आयरलैंड। इसमें जो शीर्ष पे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जापान और सिंगापुर शीर्ष पोजीशन पर रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन इन्होंने होल्ड कर रखी है, और दूसरी पोजीशन पे लगातार दूसरी बार जर्मनी और साउथ कोरिया रही हैं। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो पिछली साल की अपेक्षा 6 पायदान पीछे चली गई है। पहले थी 84 और अब हो गई है 90th, 90 रैंक इसकी हो गई है इसमें, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है, एक्चुअली इसको जारी करता है IATA, आइटा। कौन करता है, IATA, आइटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। कौन करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करता है। जो भी डाटा इनको दिया जाता है, ये जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसी की बेस पे ये हैंडले इंडेक्स रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और इसका मतलब है कि इंडिया के किसी भी नागरिक के पास हैंडले पासपोर्ट है तो वो 58 कंट्रीज में घूम सकता है विदाउट वीज़ा फ्री। ठीक है, कितने में, 58 कंट्रीज में। और जापान और सिंगापुर में कितने में जा सकता है, वो जा सकता है 192 कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर बोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है सॉरी, ये किसे है, क्या है, किसे, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है संजू सैमसन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को फायर बोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये फायर बोल्ट क्या है, ये एक बियरेबल बैंड है, जो हाथ में पहना जाता है वो बैंड है, उसके इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। साथ ही साथ 2 साल का इनका रोप एग्रीमेंट हुआ है, उसमें क्या है कि और भी जो भी फायर बोल्ट की चीज़ें हैं उसको इनका एंडोर्समेंट करने पड़ेंगे विराट कोहली को। ठीक है, ये है विराट कोहली और ये हाथ में पहन रखा है इन्होंने। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, फायर बोल्ट की टैगलाइन क्या है, फायर बोल्ट की टैगलाइन है बियर यू फायर। क्या है, बियर यू फायर। और इससे पहले कौन थे, विक्की कौशल, विक्की कौशल थे इनसे पहले ब्रांड एम्बेसडर फायर बोल्ट के। विक्की कौशल को आप लोग जानते होंगे, संजू मूवी देखी है तो उसमें जो सपोर्टिंग एक्टर में थे विक्की कौशल ही थे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जीएनआई विज्ञापन लैब शुरू करने की घोषणा किसने की है? फ्लिपकार्ट, पेटीएम, गूगल, व्हाट्सअप। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गूगल। जीएनआई क्या होता है? जीएनआई जीएनआई होता है गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव क्या होता है? गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें जितने भी देश के छोटे छोटे शहरों से जो भी लोग न्यूज़ को डेली अपना करते हैं, जो भी इधर उधर से न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कौन करेगा? गूगल करेगा। ठीक है, गूगल ने इसलिए ये विज्ञापन लैब स्टार्ट की है कि जो भी देश के अदर अलग अलग जगह के कोनों से जो न्यूज़ का काम करते हैं, रिपोर्टर्स हैं छोटे छोटे, उनको एक जगह एकत्रित करने के लिए इसका ये स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। ठीक है, तो अब गूगल के बारे में देख लीजिए। अबाउट गूगल। गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई। ये पिखाई है, ये मिसप्रिंट हुआ है, कौन है? पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। ये 2 अक्टूबर 2015 को अपॉइंट हुए थे और अभी तक ये सीईओ हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। और जो इसकी फाउंडेशन हुई थी वो कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, और फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। लैरी पेज और सर्जी ब्रेन इसके फाउंडर हैं। कभी कभी पूछ जाता है गूगल की पेरेंट कंपनी क्या क्या नाम है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? तो गूगल का पेरेंट जो है वो कौन है? अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट आईएनसी डॉट। ठीक, अल्फ़ाबेट आईएनसी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल का क्या है? अल्फ़ाबेट आईएनसी डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक जीता है टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। और ये किस में जीता है? ये मेंस डबल में जीता है। जो पुरुष द्वितीय एकल होते हैं, द्वितीय दो, उसमें क्या जीता है? ये 2 कांस्य पदक जीते गए। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया गया? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, गोवा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इसको पम्बन ब्रिज भी बोलते हैं और पहले से ही ये ब्रिज था एक्चुअली। इसको अब लिफ्ट के रूप में, वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। पम्बन, न्यू पम्बन ब्रिज, न्यू पम्बन ब्रिज। सी ब्रिज बोल सकते हो या ब्रिज बोल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये रामेश्वरम में, तमिलनाडु के कहाँ पर है? रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। और इसका जो कार्यकाल है कब तक बनेगा? ये 22 मार्च 2022 तक कंप्लीट होगा। मार्च 2022 तक, या डेट अभी क्लियर नहीं है, मार्च 2022 तक बता रहे हैं। 2022 2022 तक इसको कंप्लीट करेंगे ये लोग। और इस पे क्या है? इस पे जो ब्रिज बनेगा उस पे जो रेलवे लाइन होगी वो डबल लाइन रेलवे लाइन बनाई जा रही है। और इसकी जो लंबाई है बता रहे हैं अप्रॉक्स 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। और रामेश्वरम को तमिलनाडु से ये जोड़ेगा। रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। और साथ ही साथ जो धनुषकोडी जाने वाले लोग हैं वो भी इस ब्रिज से वहां तक अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो आप लोग इतना याद रखिए कहाँ पे बन रहा है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ये है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपके ऑप्शन हैं रामगंगा नेशनल पार्क, बाणगंगा नेशनल पार्क, कृष्णा गंगा नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। ये अभी हल्की न्यूज है, तो ये क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हैं, उनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार चौबे।
अश्वनी कुमार चौबे जी ने ये चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, अब उसका नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कितने बीच में फैला हुआ है? 221 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच में ये फैला हुआ है। ये जब बना था, कब बना था? ये बना था 1935 में। ठीक है, तब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्हीं ने इसका पहले नाम रख दिया था कॉर्बेट। उससे पहले इसका जो नाम था वो क्या था? हैले नेशनल पार्क। क्या था? हैले नेशनल पार्क। फिर कॉर्बेट हुआ, फिर रामगंगा दोबारा से हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए इस क्वेश्चन से। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड जूलियस, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, बी और सी दोनों। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।